चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक वाले पुस्तक के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत के विदेश संबंध। जैसे इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे जो जैसे अभी तक हमने पढ़ा इस पुस्तक में देश से और देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर हमने नज़र डाली है, इसके बारे में पढ़ा भी है। और इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे और इस मोर्चे पर अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, ये भी देखेंगे। उसके बाद बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा और उसके बाद भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 65 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा। और इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति में एक शक्ल प्रदान की और देश की राजनीतिक स्वयं भी ऐसे क्रम में प्रभावित हुई। और इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। और इस अध्याय में चर्चा की गई है जैसे भारत के विदेशी संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, उसके बाद भारत की विदेशी नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, उसके बाद भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था और दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली ही थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयास हो रहे थे। और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूनदार हो रहे थे और नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें हम इन सारे सरोकारों के झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी और अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ दी गई थी और बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी निपटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा हुआ था। और कुल जमा इन्हीं संदर्भ के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामले में भागीदारी शुरू की थी और एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा और इस लक्ष्य की प्रतिनिधित्व संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनवाई देती है। और जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देश करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेशी नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है और इसके चलते वे बढ़ते चढ़ते देशों की अपेक्षा सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। और ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे और इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं और इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति का पर जब तब असर पड़ता ही रहता है। और दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था और इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों जो खेमों में बट गए, एक खेमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके समर्थन देशों के प्रभाव में रहा, जो दूसरे खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। और आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीतिक नामक पुस्तक में पढ़ा है पहले, और आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा और आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। और बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमे में बटी जा रही थी। और उसके बाद क्या 1950 और 1960 की दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किस खेमे में शामिल था और क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा होगा। यह संवैधानिक सिद्धांत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राजनीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि
राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, उसके बाद राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, उसके बाद संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। उसके बाद यह गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में थोड़ा देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। और इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलन पर हुआ था और आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे थे और नेताओं के संपर्क में थे। और ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध तक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया था और इससे अनुसाफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध देशों विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे और किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उनके अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक मिलती है। और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस वक्त शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौरान में दुनिया के देशों दो खेमे बंट रहे थे और एक खेमे का अगुवा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था तो दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी रहे और इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियार का निर्माण शुरू हुआ और चीन ने कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई चीन में। उसके बाद औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में सामने थे। और नेहरू की भूमिका देखें। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई और वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे और उन दिनों देश में कुछ पार्टी और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बनाए रखनी चाहिए और क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में था। और इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोध कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी और भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए और ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल हुई। और उसके बाद 2 खेमे में दूरी देखें। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्वक विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान ने अपनी सेना भेजी। और आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किस खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ और किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। और समकालीन विश्व राजनीति के पुस्तक में आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वर्षा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी नुस्खा पाता था। और 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम को सार्वजनिक निंदा नहीं की। और ऐसी स्थिति के बावजूद कमोवेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामले पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उन्हें दोनों खेमों के देशों ने सहायता
और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बाहर में आश्वस्त करने में लगा था और पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। और इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिका संबंध में टाश पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी और इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था और इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। और इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी और विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा शामिल था। उसके बाद देखें एफ्रो एशियाई एकता के बारे में। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामले खासकर एशियाई मामले में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुख्य स्वर में एशियाई एकता की परोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था। जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्ति हो जाए और इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद के विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था और आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हमला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही। और देखे समकालीन विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक के अध्याय 1 में आप फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद चीन के साथ शांति और संघर्ष के बारे में देखें। यहाँ पर जैसे दिया गया है यह है जवाहरलाल नेहरू। इनका कहना है कि आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्ति के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। और आज 2 अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं और दोनों देशों के और हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है और साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना है। और रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत अंकित है और अन्य देशों पर भी शक करते हैं और इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरुद्ध खेमे की तरफ झुक रहे हैं और इससे बचा नहीं जा सकता है। और उसके बाद फिर ये है कि री राजगोपालाचारी, इनका कहना है कि ताकत के तीनों साधन संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है और उसी की आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। देखते हैं चीन के साथ शांति और संघर्ष के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की और चीन क्रांति 1950 में हुई थी और इस क्रांति के बाद भारत चीन के कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की थी। और नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से
29 अप्रैल 1954 में की थी। और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण 1962 देखे। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। और शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। और चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे हैं। और इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के समय के सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जा चुका है। और लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। कुछ विवाद चीन से लगी संबंधी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके जम्मू और कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जताया। और अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता था। और उसके बाद 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीति बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई थी। और उसके बाद समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। उसे आप देख सकते हैं। और आपको इस घटना की याद भी होगा जो सुने होंगे। उसके बाद जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्ति की तनातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था, वह ठीक इसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा कर लिया। और हमला का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। और आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेना उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों की जगह धक्का लगा और इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार करनी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीनी युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी बलवती हुई और कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू ने नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। और चीन के इरादे को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना भी हुई थी। और पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस भी हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटखनी खाई और देश का राजनीति मानस बदलने लगा था। और उसके बाद भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ और इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेदों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाजपा होगा के अंदर बड़ी उठापटक मची और सोवियत संघ का पक्षधर खेमा यहाँ भाजपा दिया गया है, ठीक है, भाजपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का
पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह नज़दीकी से के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गया और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM माकपा बनाई और चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं ने को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया गया और यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था और चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिश शुरू की गई और नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हासिल केंद्र शासित प्रदेश में थे, लेकिन उन्हें अपने विधानसभा के निर्वाचन का भी अधिकार दिया गया। ये है इनके बारे में तो देख रहे हैं, श्री राजगोपालाचारी नहीं, इनके देखते हैं श्री राजगोपालाचारी। ये कहते हैं सच कहूँ तो उनको यानी चाउ एन लाई को लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे संसार है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद कुछ आगे के 1962 के बाद भारत चीन संबंध के बारे में। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लगे। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके और शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी यानी वे तब विदेश मंत्री थे और 1979 में चीन के दौर पर गए हुए और उसके बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौर पर गए और इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारी के मसले पर रहा। उसके बाद समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप इस बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। देखें, कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था और आप विवादों के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। और 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्वव्यापी युद्ध का रूप न ले सका और यह मसला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले पर कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा और कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार में जो अपहरण हुआ था उनके परिवार में वापस लौटाया जा सके और विश्व बैंक की मध्यस्थता में से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया और नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा और दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई और आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला और इसके बाद जम्मू कश्मीर में उससे अगस्त से सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की नेता उनका समर्थन करेगी और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिया और दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और सेना की और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप में इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इस समय मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा।
और उसके बाद बांग्लादेश युद्ध देखिए 1971 में। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान के विजयी रहे। और जबकि उसके बाद जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बदलाव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था और पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। और उसके बाद इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म डालने की कोशिश की। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा और ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाके में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश से के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद किया था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की और उसके बाद 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चली रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने के सलाहकार हेनरी किंजीनर ने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया और उसके बाद अमेरिकी पाकिस्तान चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए और संधि ने भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि उससे हमला होने पर सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। महीनों राजनयिक तनाव और तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए और जबकि उसकी सेना में जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की और स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी और 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ इस पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर दस्तखत हुए और उससे अमन की बहाली हुई थी और युद्ध के में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। और आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी और 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी और 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लग गए और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती थी और भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरू की थी और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगने पड़े और भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 तक इस योजना पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुए। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की जा सकी और उसके बाद युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
ये है कुछ आगे की कहानी। जैसे कारगिल संघर्ष 1999 में शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा के कई कठिनाइयों जैसे द्रास, नुमाई कोश और उसके काक्सर और बतालीक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत भाप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया और इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था और कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का अध्याय खींचा था। और क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे, बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था और इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ है शायद देखे थे कुछ आगे 1962 के बाद भारत चीन संबंध, भारत और चीन के बीच संबंधों पर, हाँ ये देखे थे। चलिए आगे देखते हैं भारत की परमाणु नीति के बारे में। देखें इस दौर की एक खास बात थी भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 में मई में परमाणु परीक्षण किया और तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेता ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था और इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में हो चुकी थी और भारतीय शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। और नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 में अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थी, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपा चाहा और भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था और भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों से इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। और जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था और अब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर रही थी और भारत इस वजह से आर्थिक समस्या से घिरा हुआ था और भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे कि उस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। और हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं और लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के मसले पर व्यापक सहमति है। और इस कारण हम देखते हैं कि 1962 से 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों पर सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही थी। और उसके बाद देखें कुछ आगे की भी कहानी है। जैसे भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की कई संधियों पर विरोध किया क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने की थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे और इस संधियों के द्वारा परमाणु हथियार से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार की वैधता दी जा रही थी। और इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध
विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत ने 1998 में मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसने 5 सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए और जिन्हें बाद में हटा भी दिया गया। उसके बाद भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। और उसके बाद विश्व राजनीति के बदलते समीकरण के बारे में देखें, जैसे कि आप इस किताब में 6 और 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। 1977 के बाद दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ रहे थे और इनका भारत के विदेशी संबंध पर क्या असर पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस सरकार ने घोषणा की थी कि अनुसूची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा और इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति आप झुकाव को खत्म किया जाएगा और उसके बाद आए झुकाव को खत्म किया जाएगा। इसके बाद भी सभी सरकार ने जैसे कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बनाने की पहल की और भारतीय राजनीति में और आमतौर पर चलने वाले बहसों में भी भारत की विदेश नीति के विशेष तौर पर 2 संदर्भ में देखा जाता है और एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर्भ में और दूसरे भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में। 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना हुई। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, लेकिन 1990 के बाद से रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व खत्म हुआ और इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थन रणनीति अपनाई गई और इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों पर जोर दिया गया। उसके बाद इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाए गए विकल्पों पर पड़ा और इसके साथ ही साथ इस अवधि में भारत पाक संबंधों में भी कई नई बातें जुड़ी और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मुख्य मसले के तौर पर कायम है, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों ने कई प्रयास किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को लेकर देशों में बढ़ावा दिया। और क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई और यह हाल के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे माहौल में शांति प्रयास को धक्का लगा, लेकिन अस्थायी तौर पर अमन कायम रखने के लिए प्रयास भी जारी रहा।